हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट 1781। आप जानते हैं कि अमेंडिंग एक्ट 1781 क्यों लाया गया। यह इसलिए लाया गया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए, इस एक्ट के कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूं, आपको दिख रहा है। पहला पॉइंट है व्हाई इट वाज ब्रॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह क्यों लाया गया, व्हाई इट वाज ब्रॉट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यह जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि दिस एक्ट was a settlement between ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सुप्रीम कोर्ट। जी, अब इस पे गौर करिएगा, सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्वेश्चन है कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक सेटलमेंट था। तो प्यारे भाई, क्या सेटलमेंट था? सवाल ये उठता है कि यह सेटलमेंट क्या था। तो आप फिर से स्क्रीन पे देखिए कि सेटलमेंट क्या था। कि व्हाट वाज द सेटलमेंट? गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल and the servant of East India Company were exempted from the jurisdiction of Supreme Court। इसमें ये कहना चाहता है गवर्नर जनरल जो था एंड इट्स काउंसिल, और उसकी जो काउंसिल थी, एंड द सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया के जो सर्वेंट थे, जितने एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, सबको वर एग्जेम्प्टेड माने छूट दे दिया गया फ्रॉम द जरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से। तो अब ये सवाल है कि ये जो है एग्जेम्पशन क्यों दिया गया? एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया क्योंकि अंग्रेज सब ये मांग कर रहे थे कि 1774 में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम में जो सुप्रीम कोर्ट गठित की गई है, वह किसका फैसला सुनेगी? अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ, या सिर्फ भारतीयों के खिलाफ सुनेगी? तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार बहुत बड़े थे उस समय। वे अंग्रेजों के भी फैसले सुनने लगे। जैसे भारतीयों को सजा सुनाते थे, वैसे अंग्रेजों को भी सुनाया जाने का जो फरमान हुआ। तो अंग्रेज इस पे क्या हुए? विरोध किए। अंग्रेजों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको भारतीयों के बराबर नहीं तौल सकते। इसलिए अंग्रेजों ने इस एक्ट का क्या किया? विरोध किया और बोला कि ये कमी है, इसको दूर किया जाए। उसी कमी को दूर करने के एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट 1781। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये बोल रहा है कि दस दिस एक्ट प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू द इंग्लिश। इस तरह से यह जो है एक्ट उनको विशेषाधिकार प्रदान कर देता है। विशेषाधिकार क्या प्रदान करता है कि अब अंग्रेज जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिडिक्शन से मुक्त है। यानी जो भी फैसला होगा वह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगा, वह सिर्फ भारतीयों के खिलाफ होगा। तो ऐसे में प्यारे भाई क्या होगा? करप्शन बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट तो गठित हो गई कलकत्ता में, हिंदुस्तान में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट हो गई ब्रिटिश इंडिया के समय में। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है ही नहीं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ फैसला सुनाए। तो अंग्रेज क्या करेंगे? मनमानी करेंगे भारतीयों के साथ। कोई भी जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा, कोई भी अत्याचार होगा, वो उसके खिलाफ फैसला सुना ही नहीं सकती। उसके खिलाफ फैसला सुनाना है तो आपको जाना पड़ेगा सीधे कहाँ? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में। तो ऐसे में क्या होगा? करप्शन बढ़ा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, शोषण बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, अंग्रेज मनमानी करने लगे। तो ये एक कमी थी। लेकिन देखा जाए तो इस एक्ट को जो है अंग्रेजों के फायदे के लिए लाया गया। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट आप देखिए, ये बोल रहा है इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर फ्रॉम द जरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंस 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज प्रोवाइडेड पावर ऑन रेवेन्यू मैटर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया था 1774 में कि वह रेवेन्यू मैटर पे भी रिपोर्ट कर सकती है, फैसला कर सकती है। अब क्या किया गया इस एक्ट में? यह कहा गया कि जो रेवेन्यू मैटर है उस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। क्लियरली इस एक्ट में सेपरेट कर दिया गया रेवेन्यू मैटर को सुप्रीम कोर्ट के जरिडिक्शन से। यानी यह कहने का मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं सुनने वाली है। ठीक, इसको कौन सुनेगा? अब ये सवाल उठता है कि इसको कौन सुनेगा। तो देखिए आप अगला पॉइंट लिखा गया है कि इट आल्सो एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल।
इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इम्पावर कर दे दिया, मतलब शक्ति प्रदान कर दिया टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल एंड कोर्ट्स। यानी अब जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं और प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं, यानी राज्यों की जो सरकार होगी और राज्यों में जो कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, उसके लिए जो भी कानून पारित होगा, रूल रेगुलेशन होंगे, वह पारित करेंगे गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल। गवर्नर जनरल पारित करेंगे और उनकी काउंसिल पारित करेगी। यानी उनके लिए कोई भी ऐसा लॉ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी। यानी कुल मिला के गवर्नर जनरल को जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उसके पावर को बढ़ाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्या किया गया, थोड़ा सा घटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि उसके जरिडिक्शन को कम किया गया। जो गवर्नर जनरल थे उनके जरिडिक्शन को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद लिखा है इट हैड गिवन राइट टू अपील टू द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल। इस एक्ट की एक और विशेषता थी, इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को क्या दिया गया, राइट टू अपील। यानी अगर आपको किसी कोर्ट के खिलाफ अपील करना हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ये जितने भी हाई कोर्ट हैं या फिर सेशन कोर्ट है, इनके खिलाफ अपील करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, आप सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपील करेंगे। यानी जो अपील का राइट था वो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। इससे क्या हो गया, गवर्नर जनरल के पावर बढ़ गए, उसके जरिडिक्शन बढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट के जरिडिक्शन को क्या किया गया, कम किया गया। यानी इनसे रिवेन्यू लिया गया, इनसे जो है अपील का अधिकार ले लिया गया और अंग्रेजों को स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया कि अब जो है कोई भी फैसला अंग्रेजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। तो इस एक्ट के ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि अगला एक्ट जो हमारा आया है पिड्स इंडिया एक्ट। क्या आया है, पिड्स इंडिया एक्ट। अब ये सवाल उठता है पिड्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया। तो प्यारे भाई, जिस तरह रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स रह गई थी, उसी तरह कुछ डिफेक्ट्स रह गई थी किसमें, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी रह गया। अब इसको दूर करने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसको नाम दिया जाता है पिड्स इंडिया एक्ट। तो चलिए इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, आपका इसका पहला पॉइंट क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है रीजन टू ब्रिंग, इसे लाने का क्या कारण है। टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ अमेंडिंग एक्ट, यानी अमेंडिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। और उसके बाद बोला इसमें जो इसके फंक्शन है, रिकमेंडेशंस है, जो फंक्शंस है क्या क्या थे। फंक्शन ये है कि सेपरेटेड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट ने सेपरेट कर दिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर को। यानी ये कह सकते हैं हम कि जो कंपनी थी इस दो प्रकार के कार्य देखती थी, कमर्शियल भी देखती थी, पॉलिटिकल भी देखती थी। अब उसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। अलग करके क्या किया गया कि इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी नेम्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसने एक नई बॉडी को क्रिएट किया जिसका नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू डील पॉलिटिकल अफेयर्स एज सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। उसमें क्या किया गया कि ये जो है एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और इसको पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स का पावर दिया गया। जबकि 1773 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, 24 मेंबर की जो गवर्निंग बॉडी थी, अब उसको क्या किया गया, एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। इसके पहले आप देखे होंगे 1773 में जब हम बताएं, प्रीवियस वीडियो को देखिए, उस समय गवर्निंग बॉडी थी, ये सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को देखती थी। अब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ एडवाइजरी बॉडी रह गई। तो इसके बाद क्या बोला है कि वाइल कमर्शियल अफेयर्स हैंडेड टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, जो कौन सा मैटर देखती थी, ट्रेड रूल देखती थी और ट्रेड जस्टिस देखती थी। क्या देखती थी, ट्रेड रूल एंड ट्रेड जस्टिस। यानी व्यापार से संबंधित जो कानून बनाना होता है, व्यापार से संबंधित जो न्याय करना होता था, वह कौन करेगा, वह आप करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद लिखा है इट वाज फाउंडेड इन 1773, इसका गठन किया गया था 1773 में, टू रिपोर्ट ऑन मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू। जैसा हमने आपको अभी बताया कि ये रिपोर्ट करती थी उस समय क्या,
सिविल, मिलिट्री एंड रिवेन्यू अफेयर्स को। लेकिन अब ये क्या रिपोर्ट करेगी, अब ये सिर्फ कमर्शियल बॉडी रह गई। क्लियर है। उसके बाद बोला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इन इंग्लैंड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह इंग्लैंड में था, एंड वर्क फॉर ब्रिटिश इंडिया, और इंग्लैंड से या ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करता था। वाइल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज इन इंडिया, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में थे। ये इसके अगले पॉइंट थे। उसके बाद इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया एक्ट का, ये है कि इट कॉल्ड कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया एज ब्रिटिश पॉजेशन। प्यारे भाई, इसका यह मतलब हो गया कि पहली बार इस एक्ट में, यानी ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, जो भी ब्रिटिश की टेरिटरी थी, जो भी ब्रिटिश के यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, जितना ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड की थी, उसको अब एक नया नाम दिया गया, क्या, ब्रिटिश पॉजेशन। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि अब इस पे ब्रिटेन का अधिकार है। किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। तो आई होप आपको ये दोनों एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब आइए देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1786, 1786 में जो एक्ट लाया गया था, इसके भी फीचर्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसके पहले पॉइंट को, पहला पॉइंट लिखा गया है, चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल। चार्ल्स कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, एंड गिवन ओवर राइडिंग पावर ऑन हिज काउंसिल, और उसको अपने काउंसिल पे ओवर राइडिंग पावर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि वह जो है अपने काउंसिल को ओवरराइड, अपने काउंसिल के फैसले को फिर से बदल सकता है। अगर काउंसिल उसके खिलाफ फैसला देता है तो गवर्नर जनरल उस फैसले को बदल सकता है इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या थे? जैसे कि वार एंड ट्रीटी से रिलेटेड थे। कहने का मतलब क्या है? एंड गिवन ओवरराइडिंग पावर ऑन हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड मेड कमांडर इन चीफ, और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कमांडर इन चीफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नर जनरल अब से ओवरराइड कर सकता अपने काउंसिल के फैसले को, यानी फिर से वह बदल सकता है, डोमिनेट कर सकता है। और गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि अब से कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो आई होप ये तीनों एक्ट के फीचर आपको प्यारे भाई समझ में आए। अगर समझ में आता है, आप कुछ नया सीखते हैं, यूनिक सीखते हैं, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ इसी टॉपिक को इंक्रीज करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले वीडियो।